हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू मैडम। ये पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब का डेलीगेशन आया हुआ था और बड़े हाई लेवल पे जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और जब आपको याद होगा कि साबिक वजीर आज़म इनवारुल हक काकड़ केयर टेकर वजीर आज़म गए थे, तो 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का सऊदी अरब ने तब बताया था। आप कैसे देखती हैं ये जो सऊदी अरब से सरमायाकारी भी आ रही है, आईएमएफ भी तैयार हो गया है पाकिस्तान को पैसे देने के लिए। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई है और उसके बाद कारोबार और पैसा भी आ रहा है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वो फ्लाइट टेक ऑफ कर सकेगा जिसकी बड़ी तैयारी की जा रही है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि फ्लाइट टेक ऑफ तभी कर सकेगा अगर जो पैसा आ रहा है, जो कि अभी तो खैर 25 बिलियन का तो नहीं पता, लेकिन 5 बिलियन रिसेंटली जो न्यूज़ चल रही थी सऊदी अरब से कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अगर वो आ जाती है और उसको ये सही जगह जिस काम के लिए ले रहे हैं वहीं लगाते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करते हैं, जिन जो ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनके हाथ में वो पैसा आता है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं। आईएमएफ से भी पैसा आ गया है और वर्ल्ड बैंक ने भी ओके किया है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका कहता है तभी सऊदी अरब भी आपको मालूम है कि पैसा देता है, वरना जिस वक्त अमेरिका नहीं देता तो सऊदी अरब भी नहीं देता। कई बार इस किस्म की शर्तें भी लगी हैं सऊदी अरब की तरफ से कि जी पहले आईएमएफ से पैसा ले लें फिर हम दे देंगे। लेकिन इस तरह से कंट्रीज तो नहीं चला करती चीमा साहब। बहुत टाइम हो गया है यही कर्जे ले लेकर, और फिर जाहिर है आईएमएफ अपनी कंडीशंस भी रखेगा और उसमें जिसमें फ्यूल प्राइस भी बढ़ेगी, लोगों के यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ेंगे, महंगाई भी होगी, मेडिसिन और हर तरह की चीजें जो है उनके दाम बढ़ जाएंगे। तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? ये जो पैसा आ रहा है ये तो कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में ये पैसा आएगा और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर उस पैसे को लगाएंगे भी और खाएंगे भी। अगर वो ना खाएं तो ही बेहतर होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ 76 ईयर्स में हमने तो देखा नहीं कि पाकिस्तान में कोई पैसा आया हो और वो उसी जगह लग गया और जहाँ के लिए हो। एनर्जी सेक्टर में अगर ये पैसा लगाते हैं और लोगों की यहाँ पे फैक्ट्रीज ओपन हो जाती हैं और काम शुरू करते हैं लोग, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो पैसा लाते हैं और उसके बाद वही पैसा घूम फिर के बाहर चला जाता है दोबारा से और कुछ ही लोगों की जेब में चला जाता है, तो आम आदमी को तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आम लोगों की तो वही हालत रहेगी, लोड शेडिंग भी उसी तरह रहेगी, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो यही हाल रहेगा। और अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, औरंगजेब साहब जो नए आए हैं, उनका कहना है कि जी 3 साल तो बड़े सख्त होंगे। तो ये बात तो हर एक ही कहता है, किसने आके कहा है कि बस जी 6 महीने में सही हो जाएगा? हर एक यही कहता है कि 3 साल, कभी 4 साल। उन्होंने कहा आईएमएफ प्रोग्राम में चले भी गए नए प्रोग्राम में, तब भी 3 साल लगेंगे। और वो 3 साल मुकम्मल होने तक गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मैडम, ये तो बातें आप सही कह रही हैं, लेकिन मैडम आपने एक चीज़ नोट की है, बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अब जब सऊदी अरब का डेलीगेशन आया है तो कश्मीर और भारत का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे देखती हैं कि भारत और कश्मीर का जिक्र ना होना? एंड पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जब रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर गए थे तो कोई कश्मीर का जिक्र नहीं है। इसको आप क्या समझते हैं? ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि भाई अब हम कारोबार करना चाहते हैं, अब हम सियासत नहीं करना चाहते? कैसे देखती हैं? सर, हो सकता है कि सऊदी अरब ने आने से पहले या सऊदी अरब के डेलीगेशन ने आने से पहले ये कह दिया हो कि जी हम भारत या कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स बहुत अच्छे हैं और यकीनन वहाँ पे वो कई तरह की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और जब भी कोई भारत से सऊदी अरब जाता है तो उनको जिस तरह से रिसीव किया जाता है वो भी सभी ने देखा है। चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर जो रहे नरेंद्र मोदी जी, उनको अवार्ड्स वगैरह भी मिले। तो भारत एक बहुत मजबूत पोजीशन पर है। पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानते तो इनकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल फैक्ट यही है कि भारत बहुत मजबूत जगह पर इस वक्त खड़ा है। और उसमें ये कश्मीर कश्मीर वाला जो ये लोग करते रहते हैं वो इनको बंद करना होगा। और हो सकता है सऊदी अरब डेलीगेशन ने आने से पहले ये मैसेज दे दिया हो, वरना हमें तो बीमारी है कश्मीर कश्मीर करने की और भारत करने की। और अच्छी बात है अगर उन्होंने मना किया, इनकेस अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है तो बहुत अच्छा किया, इसलिए कि पाकिस्तान को सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की सोचने की जरूरत है, ना कि कश्मीर की बात करें या भारत की बात करें।
हमारी जो हालत है, मुझे तो काफ़ी खुशी भी हो रही है और अजीब भी लग रहा है कि डेलीगेशन यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनका ये भी कहना है कि कुछ महीने या कुछ मंथ्स लग सकते हैं, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट वो शुरू करेंगे। तो वो जो कुछ मंथ्स होते हैं ना, वो उसमें वो चेक करेंगे पाकिस्तान में कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो सकता है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सी पैक वाला आलों के पैसा लगाएं और फिर वो पैसा ये गायब कर दें, खा जाए, जो भी होता है। मगर यूजुअली सऊदी अरब के साथ हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो कम ही करते हैं, ज़्यादातर तो वो पैसा बैंक में ही रखने के लिए होता है। मगर इस बार लोग इतना ज़्यादा भुगत चुके हैं पैसा लगा के या कुछ भी करके, कि वो पाकिस्तान पे आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि जब भी हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया है, तो हमने उसका जवाब में नुकसान ही पहुंचाया है, और उसको क्या, अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि क्या ये कंट्रीज जो आ रही हैं, जो कंपनीज आएंगी, क्या वो ये चेक भी तो करेंगे ना कि वो पैसा उनका महफूज है, उनका स्टाफ महफूज है, उनकी कंपनीज महफूज है, या सी पैक वाला हाल होगा। सी पैक के टाइम पे भी तो हमने यही सुना था ना सर, कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी चाइना की, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी कंपनीज, तो उसकी जिम्मेदारी कि वो पैसा वापस आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये चाइना की गवर्नमेंट ने उनको भरोसा दिलाया था, जिन लोगों ने पैसा यहाँ चाइना से इन्वेस्ट किया था। मगर उनका हाल क्या हुआ, आप देख सकते हैं सी पैक को। तो जाहिर है ये सब चीजें सऊदी अरब भी देखेगा, या कोई और कंट्री अगर आती है तो वो भी सबसे पहले यही चेक करेगी। हम्म। तो मैडम, इसमें फिर भारत भी तो जारी बात है इस सारी सिचुएशन को देख रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या ये भारतीय नैरेटिव की कामयाबी है? वो उसको कैसे देख रहे होंगे कि भाई ये चीज़ तो हम बहुत पहले पाकिस्तान को कहते रहे कि कारोबार करो, और ये सियासत और कश्मीर और ये लड़ाई की जो बात है ये फिलहाल पसे पुश कर लो। तो डू यू थिंक ये इंडियन नैरेटिव की सक्सेस है, या कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान मजबूर हो गया इस हवाले से? क्या, हाउ वुड यू रियलाइज दिस, से टॉक ऑन दिस? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो भारतीय नैरेटिव जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर और बाकी लोग बात करते हैं, ये यकीनन उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया अब उनकी बात सुन रही है और मान भी रही है। पाकिस्तान की ये एक तरह से मैं नाकामी ही कहूंगी, क्योंकि गलत चीज कर रहे थे, और अगर उस गलत चीज में नाकाम हो गए तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा। अगर ये जो हमेशा से एक करते रहे बात कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत के साथ हमने सिर्फ जंग करनी है, कश्मीर लेना है, और इस किस्म की चीजें जो पाकिस्तान चलाता रहा है सालों से। अब हो सकता है कि लोगों को अकल आ गई हो, जैसे कहते हैं ना, अब जब बिल्कुल ही खाने पीने के लाले पड़ गए हैं और कोई किसी तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, जो ये लोन लेते जा रहे हैं वो वापस भी तो करना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो लेके बैठ जाएंगे और वापस नहीं करना। कहीं ना कहीं से कंडीशंस भी आ रही है, चाहे आईएमएफ हो या सऊदी अरब हो, कुछ शर्तों के साथ ही पैसा आएगा। तो इन्हें इस सूरत में अगर इनको ये बात किसी तरीके से समझ में आ गई है कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहिए, और जो पहले हरकतें होती रही हैं वो ना की जाए, जो नॉन स्टेट एक्टर और तरह तरह के तमाशे थे वो बंद किए जाए। लेकिन बीच बीच में आपने देखा है कभी कभी वो फिर शुरू हो जाते हैं, वो कोई अननोन गनमैन वाला किस्सा आ जाता है, तो उसके ऊपर कहीं फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा होता है, तो कभी कुछ, वो हल्का फुल्की चीज तो चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सब लोग एकदम ही वाह वाह शुरू कर देंगे फॉरेन ऑफिस से या गवर्नमेंट से। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इस चीज में कमी आएगी और भारत के साथ बात करने की कोशिश की जाएगी। हम्म। मैडम, ये जो थी चाइनीज इन्वेस्टमेंट, उसके हवाले से तो सब ने कहा जी कंट्रोवर्शियल है। इंडियंस भी उस पर कहते थे कि जी ये कश्मीर से गुजर रही है, गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रही है। लेकिन ये जो अरब वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको लगता है कि इससे एक शय मिल सकती है कि भारत और पाकिस्तान के मामलात भी नॉर्मलाइज हो सकते हैं और कारोबार खुल सकता है? क्योंकि अरब ममालिक के अपने ताल्लुकात भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। एंड देन आपको पता है कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो, अरब जो है वो कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, कि क्या कैन इट लीड टू इंडिया पाकिस्तान ट्रेड नॉर्मलाइजेशन? क्योंकि चाइनीज पे तो वो खुश नहीं थे, तो मसले मसाइल हुए। सर बिल्कुल, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आप समझ लीजिए गल्फ कंट्रीज हो, खासतौर पे सऊदी अरब,
ये तो हमेशा से चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो और एक तरह से नॉर्मल कंट्रीज की तरह जो है वो पाकिस्तान सबके साथ बिहेव करे। लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान की अपनी एक सियासत चलती रही है, पाकिस्तान के अपना एक अलग ही तरह का चूरन हम लोग चलाते रहे, बेचते रहे। मगर अब ये जरूर है कि अब वो हाल हो गया है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस बात को माना जाए। मगर अब बात आ गई है भारत के ऊपर, क्या भारत अब मानेगा इस बात को, या वहां की जो नई गवर्नमेंट आएगी चाहे किसी की भी आए, क्या वो इस बात के लिए आसानी से मान जाएगी कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी है, पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करना है अपने रिलेशंस को, या एक तरह से बातचीत शुरू करनी है। क्योंकि वो कई बार सर ट्राई करके देख चुके हैं, हमने हर बार डसा ही है। अब चाहे हमने अपना ही नुकसान ज्यादा किया, दूसरे का नुकसान कम किया, लेकिन बार बार हमारा भरोसा कौन करेगा। मगर हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज के कहने से, अमेरिका के कहने से पाकिस्तान को एक चांस और मिल जाए और भारत के साथ ट्रेड ओपन हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए। मगर ये जरूर है कि वो सिलसिला कितने दिन चलेगा, अब इसमें ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की ही ऊपर है कि हर तरह से यहाँ से ख्याल किया जाए, जो ये नॉन स्टेट एक्टर के नाम पे लोग वहां जाते हैं, या उनको रोका जाए और साथ साथ कोई उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी ना दी जाए। तभी होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो हमने रिवायत कभी बनाई ही नहीं, वो हमें बनानी पड़ेगी। और लेकिन वो बनाएगा कौन, इसलिए कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को जो लोग चलाते हैं या जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो हर कुछ दिन के बाद उनको फिर वही अपना सोचता है कि नहीं भारत तो हमारा दुश्मन है, और फिर उसी किस्म की कोई बात कर देते हैं जिससे टेंशन ना जो है वो आ जाती है, दोनों कंट्रीज में टेंशन क्रिएट हो जाती है। मैडम ये जो आप बात कर रही हैं नॉन स्टेट एक्टर की, आपको नहीं लगता कि अब तो भारत ने भी नॉन स्टेट एक्टर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ? ये जो आप जिसकी बात कर रही हैं अननोन गनमैन जो हैं, ये जो अगले दिन भी लोग मारे गए हैं, उधर लाहौर में एक बंदा मारा गया, क्या नाम है उसका, तांबा के पता नहीं क्या नाम था। सो ये जो है, हाउ डू यू सी दिस कि अगर कारोबार अब भारत अगर शुरू करना चाहिए या मतलब चीज़ें बेहतर होंगी, तो आपको नहीं लगता कि भारत को ये अननोन गनमैन जो है वो भेजने बंद करने पड़ेंगे? हाउ डू यू सी दिस? सर पहली बात तो ये है कि भारत भेज रहा है, इस बात का कोई सबूत अभी तक हमें नहीं मिला। 3 साल से कहा जा रहा है कि ये अननोन गनमैन आ रहे हैं और लोगों को मार के जा रहे हैं, 20 के करीब लोग मारे गए 3 साल में, जो रिपोर्ट्स वगैरह या इधर उधर न्यूज़पेपर्स में जो आई हैं। तो 3 साल ये हमारी ये नंबर वन एजेंसी कर क्या रही थी, इनको पता क्यों नहीं लगा, इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं, और कोई भी आएगा भारत से आएगा यहाँ पे लोगों को मारेगा और चला जाएगा। ये भी एक अजीब सी बात है कि हमारी एजेंसी को पता ही नहीं लगता है, वो 3 साल से आके लोगों को मार के जा रहे हैं। दूसरी बात, कौन सा वो बड़े किसी नेक लोगों को मार रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को मार रहे हैं ना जिनके नाम ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है, जो टेररिस्ट रहे हैं या जिन्होंने किसी भी दूसरी कंट्री में जाके नुकसान किया है। तो यहाँ से तो मेरे ख्याल है एक ऑफिशियल लेटर जाना चाहिए भारत की गवर्नमेंट को, और शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान को कि भाई ये लोग हमसे तो काबू आ रहे नहीं थे, हम तो इन्हें बनाते रहे, लेकिन अब जब हम इन्हें खत्म करने के लिए कोशिश करें तो हमसे नहीं हो रहा। आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर ये पाकिस्तान ये इल्जाम लगाता है तो फिर पाकिस्तान ये भी बताए ना कि एजेंसी उसको क्या कर रही थी, सो रही थी कि मटर छील रही थी, क्योंकि अब तो सर मटर भी बनाने लगे आप तो जानते होंगे। तो मतलब मगर ये है सर कि फिर ये इल्जाम लगा नहीं सकते ना, इनको अगर इल्जाम लगा रहे तो बस फिर ये ऐसे एक तरीका है इल्जाम लगाने का तो लगा दिया। अदरवाइज तो ये इल्जाम तो पाकिस्तान की एजेंसीज पे लग जाना चाहिए कि 3 साल से आपके यहाँ साथ वाली कंट्री से लोग आके मार के जा रहे हैं, आप लोगों ने जो पाले पोसे उनको, और आपको पता ही कुछ नहीं लग रहा। ये बात तो उल्टा इल्जाम इन पर आना चाहिए। और अगर ये इस बात पे अभी भी डटे हुए हैं कि नहीं ये भारत ही कर रहा है, जबकि भारत ने तो फिलहाल इनकार किया, उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो बस फिर ये करें कि उनको एक थैंक यू का लेटर, ऑफिशियल लेटर थैंक यू का भेज दें, फूलों वूलों के साथ, चॉकलेट्स के साथ। तो मैडम आप ये कह रही हैं कि अगर भारत ये जो अननोन गनमैन भेज रहा है तो ठीक कर रहा है, वो पाकिस्तानियों को मार रहा है जो? सर ये पाकिस्तानियों को जो मार रहा है ना, मेरा ख्याल से अभी तो किसी ने बताया नहीं कि भारत के ऊपर इल्जाम है, साबित नहीं हुआ है। लेकिन जो कोई भी ये कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से कर रहा है चाहे वो हिंदुस्तान से कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए कि ये लोग जो हैं ये किसी के सगे नहीं है, ये तो किसी को छोड़ नहीं रहे थे, तो बार बार जाके आपको मालूम है कि चाहे वो लश्कर तैयबा हो या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने कई बार भारत में भी अटैक किया, उन्होंने कई बार पाकिस्तान में भी अटैक किया। अगर हाफिज सईद की बात ये करते हैं और कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद, और ये कहते हैं कि जी हाफिज सईद के तो मदरसे हैं और हाफिज सईद ने तो कभी टेररिज्म का कोई काम किया नहीं, उसका नाम तो वैसे ही रख दिया, तो मुझे कोई ये बता दे कि 31 ईयर्स की जेल किस लिए की है।
मतलब 31 ईयर्स की जेल किसी को तालीम देने के लिए या किसी टीचर को या उसको तो नहीं दी जा सकती ना। उसके ऊपर टेरर फंडिंग, टेरर अटैक और एफएटीएफ में पाकिस्तान 4 बार क्यों था? मतलब कुछ तो किया होगा ना। अब कहते हैं नहीं, भारत ने हमें डलवा दिया। अगर भारत ने, फर्ज करें भारत को हमसे इतनी नफरत है कि उसने हमें 4 बार एफएटीएफ में फंसवा दिया, तो बाहर कैसे निकले हम? और फिर हमने ये क्यों कहा कि हमने 24 में से 23 शर्तें पूरी कर दी? इस किस्म की बातें हम क्यों करते रहे? मतलब सर, अब आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट बार-बार हमारा सोशल मीडिया भी ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, वरना अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई। लोग लोग जानते हैं कि क्या बात हुई है और क्या नहीं हुई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इन्हें झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई जो है उसको एक्सेप्ट करके कंट्री को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन मैडम ये जो बात है कि हम किसी और मुल्क को ये कहें कि वो आके हमारे बंदे मार के चला जाए, डू यू थिंक कि ये एक सही अप्रोच होगी, या कि इसमें हुकूमत को खुद सजा देनी चाहिए बजाय इसके कि कोई और मुल्क उठे, वो सेकंड मुल्क उठे, वो तीसरे मुल्क में जाके उनके बंदे मारे? तो ये ठीक है कि उस मुल्क को खुद सजाएं देनी चाहिए अपने लोगों को, इन केस अगर कोई इम्प्लीकेट है या इस तरह की सिचुएशन? अगेन सर, पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा कि साबित नहीं हुआ है कि दूसरे मुल्क ने भेजा है, ये हम इल्जाम लगा रहे हैं। और बिल्कुल जिस मुल्क में हो रहा है उस मुल्क को खुद सजा देनी चाहिए, अपने अपने यहाँ खुद सफाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी दूसरे मुल्क को ये करना पड़ जाए या वो इस जगह पर चला जाए कि जहां वो इतने तंग हो जाए कि हमारे यहाँ से लोगों ने जा जाकर वहां पे कभी मुंबई अटैक हो रहा है, तो कभी पुलवामा हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है, इतनी लंबी लिस्ट है। तो वो चीज़ जो है वो अगर ख़त्म नहीं होगी और बार-बार जाके, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट हो वहाँ की, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, उसकी भी तो ज़िम्मेदारी है, कुछ बनती है कि किस तरह से करे। लेकिन फिर भी ये जो अननोन गनमैन वाली स्टोरी चल रही है, उस पे भारत के ऊपर इल्ज़ाम है, अभी तक साबित कुछ नहीं किया जा सका है। हाँ, ये कह देते हैं कि नहीं भारत से था, भारत से कोई आया। तो फिर आप ये बताइए कि इतने लोगों को मारा गया, 20 लोगों को 3 साल में, तो एक को भी ना पकड़ा है, ना सज़ा दी है, ना किसी आदमी की शक्ल दिखाई है, ना नाम बताया, ना कुछ हुआ है। मतलब कुछ भी साबित नहीं कर सके ना। तो अगर साबित नहीं कर सके तो बस इल्जाम के तौर पे लें, लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री से भी कर रहा है, होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान को खुद करना चाहिए सारा काम। लेकिन आपको पता है हमें और बड़े काम है जी, हमें सीमेंट बनाने होते हैं, पैम्पर बनाने होते हैं, मटर छीलने होते हैं, बड़ा कुछ करना होता है। तो मैडम वो हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने तो इस पे ये कहा था और इस हवाले से कमेंट्स भी किए थे, और कमेंट्स नहीं किए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उन्होंने सबूत दिए थे। तो आपको नहीं लगता कि वो सबूत काफ़ी हैं, या कि आप समझती हैं कि और सबूत देने की ज़रूरत है? नहीं सर, सबूत काफी नहीं है। अगर सबूत काफी होते तो यकीनन कोई ना कोई एक्शन हुआ होता है, यकीनन सबूत काफी नहीं हुए होंगे। जभी तो इसके ऊपर मुसलसल बात हो रही है और उसी जगह, और वो हमारे सबूत जो है वो भी ऐसे ही होते हैं जैसे हम खुद हैं। मतलब जितनी दो नंबरियां हमारे यहाँ होती है शायद ही कहीं होती होगी पाकिस्तान में। लोग, मुझे कोई साहब मिले दुबई में, तो वो कहने लगे, वो पाकिस्तानी थे भी नहीं, वो कहते हैं अगर हम कहीं फंस जाते हैं ना तो हम किसी पाकिस्तानी को कांटेक्ट करते हैं कि कोई दो नंबरी बताओ, हमने यहाँ से निकलना है। तो हमारी तो ये इंप्रेशन है दुनिया में। मतलब अगर किसी ने कोई बेईमानी करनी हो, चोरी करनी हो, कहीं गलत तरीके से बाहर निकलना हो, कुछ करना हो, तो पाकिस्तानियों से पूछ लेते हैं, क्योंकि और कोई कंट्री तो इतनी लायक है नहीं इस तरह की हरकतें करने में। तो हमने जो सबूत दिया वो यकीनन ना काफी होंगी, वरना तो चले भारत ना मानता, बाकी दुनिया तो मानती ना, कोई भी नहीं मान रहा। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि आप जो बात कर रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तो खुद कह रहे हैं कि जी हाँ, हम जाएंगे, घुस के मारेंगे। और जब ये 20 लोगों का रिसेंटली एक गार्डियन की स्टोरी आई, तो उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि हमने मारे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं सबूत दिए हैं। आप कह रही हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर वो फ्यूचर बता रहे हैं ना, राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं हम मारेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा हमने मार दिया। वो फ्यूचर तो जारी बात है ही है। लेकिन जो ऑब्वियसली उनसे सवाल पूछा गया था इस कॉन्टेक्स्ट के, कि वो जो 20 लोग मारे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में मतलब दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, जो उनका वर्जन है, तो हम उनको फॉलो करेंगे, मारेंगे। तो इट मींस कि वो ये कह रहे थे कि हाँ जी, हमें नहीं ये 20 मारे हैं। तो दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग इन फैक्ट। तो आपको नहीं लगता है नहीं कि सर, जब, उन्होंने ये नहीं कहा। सर नहीं नहीं, उन्होंने अब नहीं कहा। ये भी थोड़े कहेगा हाँ हमने 20 मारे हैं। आपने पॉलिसी बतानी होती है, उनकी पॉलिसी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा पॉलिसी ये है कि जो लोग भारत के अंदर कुछ करेंगे, हम उनको पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। मतलब दिस वाज हिज पॉलिसी।
वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमने तांबे को ऐसे मरवाया था, उसको ऐसे मरवाएगा। सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ऐसे थोड़ा बोलता है, वो पॉलिसी देते हैं, स्टेटमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होती है जो लीडरशिप से आती है कि दिस इज द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट और दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट सच काइंड ऑफ अ पीपल which have been killed in so and so way। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने तो पॉलिसी दे दी है एंड इन दैट पॉलिसी के नजर में ये लोग मारे गए? तो डू यू थिंक के पाकिस्तान स्टिल रिक्वायर हमें और सबूत चाहिए, या क्या आप स्टिल समझती हैं कि हाँ, सबूत, नहीं, नहीं, नहीं। पाकिस्तान को सबूत देने चाहिए इंडिया को? सर मुझे लगता है सबूत देने चाहिए, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने यहाँ पर आके कोई गड़बड़ की तो हम मारेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मार दिया है, ये उन्होंने नहीं कहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं ना हम उधर का कश्मीर ले लेंगे, हमने ले तो नहीं लिया, हम सिर्फ कहते रहते हैं कश्मीर हमारी शहर आ गया है और हम कश्मीर ले लेंगे, और इस किस्म की बातें मतलब जो चलती है दोनों तरफ ही। तो उसमें ना उन्होंने कश्मीर ले लिया ना हमने कश्मीर ले लिया, लेकिन हम बातें करते हैं कि हम ले लेंगे। उन्होंने भी यही कहा है कि अगर किसी ने यहाँ के गड़बड़ की, किसी किस्म की टेररिज्म की, तो हम फिर पाकिस्तान में घुस के उन लोगों को मारेंगे, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मार दिया है। वो अभी तक सिर्फ उसी स्टेटमेंट के ऊपर है, उसी स्टेटमेंट को कभी ऐसे घुमा के मीडिया देता है, कभी वैसे घुमा के देता है, लेकिन असल में उन्होंने यही कहा। फ्यूचर बता रहे हैं वो, जो भी काफी ब्राइट नजर आ रहा है मुझे, लेकिन ये कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर दिया है। कोई भी सिटिंग मिनिस्टर होगा वो कभी भी ये नहीं कहेगा, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो आप उस पर बिलीव नहीं करती? आप समझती हैं कि वो फ्यूचर की बात कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर के बाद ही तांबा मारा गया है जो अगले दिन मारा गया है। तो स्टिल आप समझती हैं कि नहीं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में कहना चाहिए, मतलब ये जो उन्होंने बात नहीं, की है मुझे ये? लगता है सर, अगर उनके कहने के बाद जो मारा गया और वो अगर उन्होंने ही मारा है, तो फिर वही बात है कि पाकिस्तान सबूत दे के उन्होंने मारा है, और दूसरा पाकिस्तान जरा अपनी एजेंसीज को भी पूछ ले कि भाई वो आके मार के चला गया, धमकी के बाद मार के चला गया, तुम लोगों को पता क्यों नहीं लगा? सो रहे थे, कहीं गए हुए थे, पिक्चर देख रहे थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि एक बाकायदा अगर वो कह के मार रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं हम मार देंगे, उसके अगले दिन वो मार भी देते हैं, तब तो कम से कम ये नंबर वन एजेंसी को उठ जाना चाहिए था ना। तो इन्हें तब भी पता नहीं लगा। ये तो वही लोग हैं ना सर, जो 10 साल उसामा बिन लादेन को रख के बैठे हुए थे, जिसको इमरान खान शहीद बता रहे थे, और इन्हें 10 साल मालूम ही नहीं चला कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में। तो मैडम, किसने इनको क्या पता लग जाए, कोई भी मार के निकल जाएगा। किसने रखा था उसामा बिन लादेन को? इमरान खान ने? आप बताइए ना। नहीं, इमरान खान ने कहा था शहीद, मैं इमरान खान ने नहीं रखा था, इमरान खान के अब्बा जी ने रखा था, जिन्हें वो कहते हैं ना कौम का बाप होता है। मेरे ख्याल है उस टाइम पे जो भी कौम का बाप था उन्होंने रखा होगा। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान ने उसको शहीद जरूर बोला था असेंबली में खड़े होकर। तो मैं ये कह रही हूँ कि 10 साल कहा तो ये जाता है ना कि उसामा बिन लादेन 10 साल एबटाबाद में रह रहा था, तो 10 साल अगर इनको पता ही नहीं लगा कि ओसामा बिन लादेन यहाँ रहता है, तो इन्हें भला क्या पता लगेगा कौन आ रहा है, कौन मार के जा रहा है? अपने ही मार रहे हैं, बाहर वाले मार रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं लगता। तो इन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा, वरना ये अपने आप को जो अफसार आलम साहब कहते हैं ना नंबर वन, वो ना बोला करें। नंबर वन कौन है मैडम? मैं तो आई डोंट नो ये किसकी नंबर वन बात कर रही है, कौन है नंबर वन पाकिस्तान में? सर एजेंसीज आर्मी की बात करेंगे तो सर हम मासूम इतने ना, कभी कभी यकीन नहीं करें, मैडम, आपको देखें, कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा सहाफ़ी वो होता है, अच्छा सवाल करने वाला वो होता है जो अच्छा सवाल पूछता है। सो मेरा काम है सवाल करना, एंड देन मैं ताकि बेहतरीन तरीके से अवामुन्नास के सामने इस बात को लेके आ सकूं। दिस इज व्हाट आई वांट टू। चले आपने क्रेडिट खुद ही अपने आप को दे दिया कि आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, तो नहीं मैं नहीं, अच्छा से सवाल मैंने का अच्छा सा मैंने जवाब देती हूँ कि मैंने ये नहीं एजेंसीज कहा और मैं आर्मी की बात सवाल हो करने रही है। वाला हूँ। अफसार आलम साहब अक्सर कहते रहते हैं, मेरे और आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं अफसार आलम साहब, उन्हें कौन नहीं जानता। तो बिल्कुल अफसार सर अक्सर जो है वो अपने शोज में भी बात करते हैं, और अक्सर कहते हैं नंबर वन एजेंसी को कहते हैं, नहीं लोग कहते हैं ना हम नंबर वन है, इसलिए दुनिया नहीं मानती लेकिन हम कहते हैं। हाँ, बात तो सही है ये, लेकिन अब ये अफसार साहब किस सेंस में कह रहे हैं, किस वाक़े के हिसाब से कह रहे थे? मैंने उनको सुना नहीं है, पता नहीं, वो टीवी पे आते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। हम्म, तो ये है तो सही है। मैडम, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस खित्ते में कारोबार हो, जिसका मेरा ख़्याल है हमें हम्म, सबको कोशिश करनी चाहिए। जितना बिल्कुल। ज़्यादा कारोबार होगा उतना अच्छा है। भारत के ऊपर भी आजकल ये बात की जा रही है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा जा रहा है कि आप कोशिश करें कि खित्ते के तमाम ममालिक के साथ जुड़ें फॉर बिज़नेस, फॉर सेक ऑफ बिज़नेस। क्योंकि इंडिया अगर ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, तो उसको तमाम ममालिक को साथ लेके चलना होगा। एक कंसेंसस एट होम पैदा करना होगा। जैसे ये बहुत दफ़ा की जाती है कि जी हमने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सेट किए हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तो बाकी जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं
श्रीलंका है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है। भारत के अंदर एक पोटेंशियल है ग्लोबली आगे जाने की। वो एक जिसे वो कहेंगे ना, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, एक रेजिलियंस है, बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी ह्यूमन रिसोर्स है उनके पास। दुनिया सारी की सारी उनके पास आ रही है। सो उसके लिए जारी बात है, एक एट होम घर में भी एक कंसेंसस और बनाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। शायद ये जो अरब वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस खित्ते का एक इकोसिस्टम बने, कोई बिजनेस कारोबार के हवाले से। ऑलरेडी हम देखते हैं कि इंडिया में तो वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। शायद आपको इसमें बेहतरी है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ा मजा आया वंस अगेन बात थैंक करके। यू थैंक सर। यू। जी मैडम।